हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बहुत दिनों से हम इस चैनल पे आपके समक्ष ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज से अपनी जो वीडियो का अपलोड करने का टाइम रेगुलर रहेगा, तो इस चैनल पे आप बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सिंधु जल संधि क्या है, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, और ये किन देशों के बीच में हुई, कब हुई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सिंधु जल संधि, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत और जो पाकिस्तान है उन दोनों देशों के बीच में हुई है। तो इसमें कौन कौन सी नदी है तो इसमें आप पिक्चर के माध्यम से आराम से देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र के मुख्यतः 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु नदी तंत्र में शामिल है। और इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। मतलब जो भारत और पाकिस्तान है वो इन दोनों नदियों का यूज़ ज़्यादा है, मतलब उन क्षेत्रों में ज़्यादा है, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। लेकिन 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि विश्व बैंक जो है उसकी मध्यस्थता के माध्यम से जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि को किया गया था 19 सितंबर 1960 में। फिर इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। फिर स्थायी सिंधु आयोग। सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। तो संधि का परिणाम क्या रहा और इसमें भारत का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.92% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरों के निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपए पाउंड स्टर्लिंग में देने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद भी इसके जल को पाकिस्तान में जाने दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान के लगभग 2.6 करोड़ एकड़ की जमीन की सिंचाई सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में जल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए प्रस्तावित राजस्थान नहर और भाखड़ा बांध के लिए पूर्वी नदियों के जल को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बिना पंजाब और राजस्थान में सूखा, कृषि उपज की भारी कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर भी सचेत थे कि भाखड़ा नहरों के निर्माण के कारण पाकिस्तान को जल की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि वे इस बात पर भी स्पष्ट थे कि पूर्वी नदियों पर भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण के पीछे उनका मत था कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान भी अमेरिका तथा कनाडा की तरह मित्रवत शिष्टाचार पूर्वक साथ रह सकेंगे। अब सिंधु जल नदी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें विवाद क्या चल रहा है और भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, तो जानते हैं उसके बारे में। वर्ष 1976 के बाद से भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर सलाल पनबिजली परियोजना, चिनाब नदी पर वुलेर बैराज परियोजना, बागलिया जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा पनबिजली परियोजना जैसी कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत पर संधि के उल्लंघन तथा पाकिस्तान में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाएं संधि के तहत निर्धारित तकनीकी
शर्तों का पालन नहीं करती है। गौरतलब है कि सिंधु और सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और वर्तमान में चीन इन नदियों के भारत में प्रवेश करने से पहले इन पर बांध निर्माण या अन्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। तो भारत का पक्ष क्या है इसमें, जानते हैं इसके बारे में। तो संधि के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का पानी आवंटित किया गया है, परंतु यह भारत को इन नदियों के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। मतलब कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है जल विद्युत क्षमता का दोहन, मतलब उसको रोकने की अनुमति भारत को देता है। भारत चाहे तो इन पे रोक लगा सकता है। संधि के तहत भारत को सामान्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और फ्लड स्टोरेज के लिए पश्चिमी नदियों पर क्रमशः 1.25, 1.60 और 0.75 मिलियन एकड़ फीट कुल 3.6 मिलियन एकड़ फीट भंडारण इकाइयों के निर्माण की अनुमति देता है। हालांकि भारत ने अब तक किसी भंडारण इकाई का निर्माण नहीं किया है। साथ ही संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जल विद्युत परियोजना पर कोई मात्रात्मक सीमा या रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो संधि को निरस्त करने की मांग क्या है और क्यों पाकिस्तान द्वारा इसको मांगा जा रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पर आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद कई बार भारत में इस संधि को निरस्त करने की मांग उठती रही है। इस संधि में किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा तरीके से इसे समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं, वर्ष 2001 संसद हमला, वर्ष 2008 मुंबई हमला, वर्ष 2016 में उरी और वर्ष 2019 में पुलवामा आदि के बाद भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत इस संधि से अलग हो सकता है। मतलब भारत जो है वो इस संधि से अलग हो सकता है चाहे तो। हालांकि संधि को निरस्त करने से क्षेत्र में एक बार पुनः अस्थिरता बढ़ने का खतरा बना रहेगा। इस संधि का भविष्य क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत और पाकिस्तान को सिंधु नदी तंत्र के जल के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए IWT के अनुच्छेद 7 भविष्य में सहयोग के तहत इसके विकास हेतु साझा प्रयासों को बढ़ावा देने चाहिए। हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र में बढ़ते सहयोग और देखते हुए पाकिस्तान के साथ साझा सहयोग पर कोई समझौते बहुत कठिन होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुच्छेद 12 के तहत किसी उद्देश्य के लिए इस संधि में संशोधन दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए एक विधिवत पुष्टि संधि के द्वारा का प्रावधान है, परंतु पाकिस्तान संधि में संशोधन के माध्यम से वर्ष 1960 में मिले बड़े हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। वर्तमान परिस्थिति में भारत के पास इस संधि के प्रावधानों का अधिकतम लाभ लेना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। भारत द्वारा बेहतर जल प्रबंधन परियोजनाओं के अभाव में 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसके साथ ही पश्चिमी नदियों पर विद्युत उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 11,406 मेगावाट में से अब तक केवल 3,034 मेगावाट का दोहन किया जा सका है। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का पूरा लाभ लेने के लिए शीघ्र ही इन परियोजनाओं की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमने जाना कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या क्या इस ट्रीटी के बीच विवाद चलते आए हैं और ये ट्रीटी कब हुई और इस संधि के बारे में जो भी हमने जाना। तो आज हम जानेंगे कि इस संधि से रिलेटेड पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंत में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल के बेल आइकन को भी दबा देना। तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस मैप के माध्यम से जैसे आप इसमें समझ पाएंगे कि जो है पाकिस्तान में जो है इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा ज़्यादा है। जैसे ये इंडिया यहाँ पे आ गया और यहाँ से होके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये पूरा इंडिया का पोर्शन आ गया, फिर यहाँ से जो है
भारत में जो है सतलज, रावी और ब्यास, ये 3 नदियाँ ही ज़्यादातर मिलती है और यहाँ एक चेनाब नदी आपको देखने को मिलती है। बाकी जितनी भी है वो सब यहाँ से होके पाकिस्तान में जाती है और अलग अलग, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ज़्यादातर हिस्सा जो है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का वो पाकिस्तान में जाकर मिलता है। और पाकिस्तान इस संधि को मतलब लगभग तो निरस्त नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से उसको ज़्यादा लाभ होता है और पानी भी भरपूर मात्रा में पाकिस्तान तक पहुंच पाता है। तो भारत चाहे तो इस संधि को निरस्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेवेंट पूछे हैं। तो जानते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक में मिलती है जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। इसका आंसर आपको इस PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सिंधु नदी के मतलब जो डायरेक्ट जो है सिंधु नदी से जाकर मिलती है वो कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है डी, सतलज। फिर दूसरा इसकी जो व्याख्या है वो, जैसे झेलम पाकिस्तान में जांग के पास चिनाब में मिलती है, रावी सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है, सतलज पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। इस प्रकार सतलज को रावी, चिनाब और झेलम नदियों की सामूहिक जल निकासी प्राप्त होती है। यह मितनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु नदी से मिलती है। प्रश्न है, यूपीएससी ने 2019 में पूछा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद दी गई है और नदियाँ दी गई है। तो बंदर पूछ, इसके सामने यमुना, बड़ा शीगरी, चिनाब, मीलम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जैमू मानस। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 5 और 3, 5। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है ए, 1, 2 और 4। तो 1 में है बंदरपूछ जो है यमुना, दूसरा बड़ा शीगरी चिनाब और 4 है वो नुब्रा, सियाचिन नुब्रा नदी। तो ए आंसर इसके साथ सही है। फिर यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा है 2016 की परीक्षा में, सिंधु जल संधि का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए और बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसकी परिस्थिति की आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की जांच कीजिए। तो मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर आप टेलीग्राम वाले मेंस ग्रुप में आप प्रोवाइड करके मतलब कि लिख के अच्छे से आप टेलीग्राम ग्रुप में उसमें अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े और एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।